कुछ घर आवाज नहीं करते, लेकिन रात के तीसरे पहर उनकी दीवारें बीते हुए रिश्तों की सांसें छोड़ती है। धवलपुर नाम का वो छोटा सा कस्बा हमेशा से नक्शों में छोटा और यादों में बड़ा रहा था। जैसे कोई पुरानी किताब जो अलमारी के सबसे नीचे रखी हो और जिसे कोई पढ़ता नहीं, पर हर शाम उसकी गंध पूरे घर में फैल जाती हो। यहां सुबह बिना जल्दबाजी के खुलती थी। सूरज पहले छतों पर बैठता, फिर आंगनों में उतरता, और हवा जब गलियों से गुजरती तो पुराने घरों की दीवारों से टकराकर धीमी सियाह भरती। उसी कस्बे की सबसे आखिरी गली में एक घर था, नीले रंग की उखड़ती दीवारों वाला, लकड़ी के चौखट पर जमी उम्र की परतों वाला। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस घर में कोई दरवाजा नहीं था, बस एक खुली चौखट थी, जैसे कोई अधूरा वाक्य जो कभी पूरा ही न किया गया हो। लोग कहते थे ये घर कभी बंद नहीं होता, लेकिन सच ये था कि ये घर कभी खुलता भी नहीं था, क्योंकि खुलने और बंद होने के लिए कुछ होना चाहिए, और यहां तो बस खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो देखने में शांत और महसूस करने में भारी था। इस घर में रहते थे प्रभात नारायण शुक्ला, उम्र लगभग 70 के आसपास, चेहरे पर स्थायी ठहराव, आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे बहुत कुछ देख लेने के बाद शब्दों से रिश्ता टूट गया हो। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठते, बिना चप्पल पहने आंगन में आते, तुलसी के पास बैठते और मिट्टी को ऐसे छूते जैसे किसी पुराने दोस्त का हाल पूछ रहे हों। उनकी पत्नी शारदा देवी अक्सर बरामदे की कुर्सी पर बैठी रहती। हाथों में कभी कोई काम नहीं, फिर भी हाथ खाली नहीं लगते थे, जैसे वे किसी अदृश्य धागे को पकड़कर बैठी हों, जो बीते वर्षों को वर्तमान से बांधे रखता हो। घर के भीतर घुसते ही सबसे पहले जो चीज महसूस होती थी वो ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सी नमी थी। दीवारों में बसी हुई, फर्श की दरारों में ठहरी हुई और छत से टपकती यादों में घुली हुई। ये नमी मौसम की नहीं थी, ये उन बातों की थी जो कभी कहीं नहीं गई, उन रिश्तों की थी जो समय के साथ सूखने की बजाय सड़ने लगे थे। घर के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जिसकी एक टांग में दरार थी। प्रभात बाबू कभी उस पर नहीं बैठते थे, पर रोज उसे साफ करते थे, जैसे किसी चोटिल रिश्ते को रोज छूकर ये यकीन दिला रहे हो कि अभी उसे छोड़ा नहीं गया है। रातें इस घर में हमेशा लंबी होती थी। पंखा चलता रहता था पर हवा नहीं देता था, दिया जलता था पर उजाला नहीं फैलता था, और जब पूरा कस्बा नींद में डूब जाता तब इस घर की दीवारें हल्की हल्की आवाजें करने लगती, जैसे कोई बहुत धीरे चल रहा हो या कोई रुककर किसी पुराने दरवाजे को ढूंढ रहा हो जो कभी था ही नहीं। मोहल्ले के लोग कहते थे कि इस घर में अंधेरे से ज्यादा सन्नाटा डराता है, क्योंकि अंधेरा आंखों को डराता है और सन्नाटा दिल को। फिर भी कोई ये पूछने की हिम्मत नहीं करता था कि इस घर में दरवाजा क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अगर पूछ लिए जाएं तो जवाब सुनने की ताकत नहीं बचती। प्रभात बाबू कभी मुस्कुरा देते थे जब कोई बाहर से पूछ लेता, काका ताला नहीं लगाते? और वो सिर्फ इतना कहते, जिसे जाना होता है वो ताला तोड़कर भी चला जाता है, और जिसे रहना होता है उसे दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी ये बात लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन शारदा देवी समझती थी, या शायद समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि समझना स्वीकार करने जैसा होता है, और स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता। शाम ढलते ही घर के भीतर एक पुराना रेडियो धीमी आवाज में बजता, अक्सर कोई पुराना भजन या फिर बिना नाम का कोई गीत, जिसकी पंक्तियां अधूरी होती, ठीक वैसे ही जैसे इस घर के रिश्ते। और उन गीतों के बीच जब हवा अचानक रुक जाती तब ऐसा लगता जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। हवा रुकी हुई थी, तुलसी के पत्ते बिना हिले खड़े थे, और प्रभात बाबू की आंखें बार बार उस खुली चौखट की ओर जा रही थी, जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो, या शायद किसी के लौटने का डर। घर के बाहर गली में एक परछाई 2 बार गुजरी, धीमी, अनिश्चित, और तीसरी बार रुक गई, लेकिन अंदर कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि इस घर में दरवाजा नहीं था और दस्तक देने की जगह भी नहीं। सिर्फ एक खुला रास्ता था, और उस रास्ते पर खड़ा कोई ऐसा था
जो अभी अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। उसी क्षण घर के भीतर रखे आधे जले दिए की लौ एक पल को कांपी, जैसे किसी पुराने अपराध की याद ने उसे छू लिया हो। शारदा देवी ने बिना कुछ कहे अपनी शॉल ठीक की। प्रभात बाबू ने अखबार मोड़ दिया और दोनों ने एक दूसरे की ओर नहीं देखा, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जहां नजर मिलाना भी एक सवाल बन जाता है। और ये कहानी वहीं से शुरू हो रही थी, जहां एक घर बिना दरवाजे का था, लेकिन दिलों पर ताले पड़ चुके थे। जहां रिश्ते जिंदा थे पर सांसें उधार की थी। और जहां रात किसी को सुलाने नहीं, बल्कि किसी भूले हुए सच को धीरे धीरे जगाने आई थी। रात जैसे जैसे गहराती गई, उस खुली चौखट के बाहर खड़ी परछाई भी उतनी ही स्थिर होती गई, जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि समय का कोई टुकड़ा हो जो रास्ता भूल गया हो। प्रभात बाबू ने खिड़की की ओर देखा, जहां कांच के पीछे अंधेरा किसी पुराने आईने की तरह टिका था। उसमें उनका ही चेहरा झलक रहा था, लेकिन आंखें कहीं और थी, बहुत दूर, शायद उस वक्त में जहां पहली बार इस घर से दरवाजा हटाया गया था। वो वक्त जब डर नहीं था, लेकिन भरोसा भी नया था। शारदा देवी ने रसोई की ओर कदम बढ़ाए। वहां चूल्हा ठंडा पड़ा था और पीतल की केतली वैसी ही रखी थी जैसी सुबह छोड़ी गई थी। उन्होंने उसे उठाया, हल्का सा थपथपाया, जैसे पूछ रही हो कि क्या आज भी सब वैसा ही है। केतली ने कोई जवाब नहीं दिया। घर अक्सर जवाब नहीं देते, बस गूंजते हैं। उसी गूंज में शारदा देवी को एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, शायद अपने ही मन की, जिसने कहा कि कुछ आने वाला है, कुछ ऐसा जो बरसों से रुका हुआ था। प्रभात बाबू बाहर आंगन में आ गए। तुलसी के पास बैठकर उन्होंने मिट्टी को फिर से छुआ। उंगलियों के बीच से फिसलती मिट्टी उन्हें हमेशा ये याद दिलाती थी कि जो पकड़ में आता है वो भी एक दिन हाथ छोड़ देता है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, आना हो तो आ जाओ। आवाज इतनी धीमी थी कि वो खुद भी नहीं जानते थे ये शब्द बाहर गए या अंदर ही रह गए। और तभी वो परछाई एक कदम आगे बढ़ी। गली की पीली रोशनी में अब उसका आकार थोड़ा साफ दिख रहा था। दुबला सा शरीर, झुके हुए कंधे और हाथ में कुछ पकड़े हुए, जैसे कोई बोझ नहीं बल्कि कोई अपराध थाम रखा हो। शारदा देवी दरवाजे की जगह बनी खुली चौखट के पास आकर रुक गई। उन्होंने बाहर झांककर नहीं देखा, बस वही खड़ी रही, क्योंकि देख लेना कभी कभी स्वीकार करने से बड़ा कदम होता है। उस अजनबी ने भीतर आने से पहले जमीन की ओर देखा, जैसे उस मिट्टी से माफी मांग रहा हो जिस पर वो खड़ा था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, मैं बस थोड़ी देर। आवाज में कांप था, ऐसा कांप जो ठंड से नहीं बल्कि भीतर की टूटन से आता है। प्रभात बाबू ने सिर हिलाया, कोई सवाल नहीं किया, कोई पहचान नहीं पूछी, क्योंकि इस घर में सवाल पूछने की आदत बहुत पहले छोड़ दी गई थी। अजनबी भीतर आया और उसी पल दिए की लौ स्थिर हो गई, जैसे उसने किसी को पहचान लिया हो। अजनबी ने अपने हाथ खोले, उनमें एक पुराना कपड़े का थैला था, किनारों से घिसा हुआ, जैसे बहुत सफर देख चुका हो। उसने उसे धीरे से जमीन पर रखा और एक कदम पीछे हट गया। शारदा देवी ने उस थैले को नहीं छुआ, बस देखा। उनकी आंखों में न डर था न हैरानी, बस एक पुरानी थकान थी। वही थकान जो हर उस इंसान की आंखों में होती है जिसने इंतजार बहुत किया हो। प्रभात बाबू कुर्सी पर बैठ गए, वही कुर्सी जिसकी एक टांग टूटी थी, और आज पहली बार उन्होंने उस पर अपना पूरा वजन रखा। कुर्सी हल्की सी चरमराई, लेकिन टूटी नहीं, जैसे कोई रिश्ता जो बोझ सह लेता है पर बिखरता नहीं। अजनबी ने सिर झुकाए हुए कहा, मुझे लगा था यहां कोई नहीं होगा। प्रभात बाबू ने बहुत देर बाद जवाब दिया, ये घर कभी खाली नहीं होता। और उस वाक्य में सिर्फ लोग नहीं थे, उसमें यादें थी, पछतावे थे, और वो सब था जो यहां से कभी गया नहीं। अजनबी ने आंखें उठाई, पहली बार, और शारदा देवी ने उसे देखा। चेहरे पर उम्र से पहले आई रेखाएं, आंखों में नींद की कमी और आत्मा में कहीं गहरा अंधेरा। वो उम्र में जवान था, लेकिन भीतर से बहुत पुराना। उसने कहा, मैंने सुना था इस घर में दरवाजा नहीं है। शारदा देवी ने पहली बार कुछ कहा,
दरवाजा तो नहीं है, लेकिन रुकने की जगह है। ये सुनकर अजनबी की पलकों पर नमी आ गई, जैसे किसी ने उसकी थकान को नाम दे दिया हो। उसने थैले की ओर इशारा किया। मैं ये छोड़कर चला जाऊंगा, प्रभात बाबू ने बिना देखे कहा। छोड़कर जाना भी एक तरह का लौटना होता है। कमरे में सन्नाटा फैल गया, ऐसा सन्नाटा जो डराता नहीं, बस सुनने को मजबूर करता है। बाहर हवा फिर से चलने लगी। नीम के पत्तों ने हल्की सरसराहट की और कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जैसे गांव भी इस पल का साक्षी बन रहा हो। अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने बहुत कुछ लिया है, सिर्फ इस घर से नहीं। शारदा देवी ने धीरे से दिया उठाया और उसे थोड़ा सा आगे खिसका दिया। रोशनी अब उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लिया हुआ तब तक बोझ रहता है, उन्होंने कहा, जब तक उसे समझा न जाए। अजनबी ने आंखें बंद कर ली, जैसे पहली बार किसी ने उसे चोर नहीं, इंसान कहा हो। थैले के भीतर रखी चीजें अब भी अनछुई थी, लेकिन कमरे के भीतर कुछ बदल चुका था। दीवारों की नमी जैसे हल्की होने लगी थी। पंखे की हवा अब सच में महसूस होने लगी थी। और उस घर में, जहां दरवाजा नहीं था, एक ऐसा पल ठहर गया था जो आने वाले दिनों की दिशा तय करने वाला था। क्योंकि ये सिर्फ किसी अजनबी के आने की कहानी नहीं थी, ये उस भरोसे की कहानी थी जो एक बार टूटकर भी फिर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। और इस कोशिश में डर भी था, पछतावा भी, और कहीं बहुत भीतर एक धीमी सी उम्मीद भी। वैसी ही उम्मीद जैसी रात के आखिरी पहर में होती है, जब अंधेरा अभी पूरा गया नहीं होता, लेकिन सुबह की आहट दीवारों पर हल्की हल्की दस्तक देने लगती है। सुबह की आहट दीवारों पर अभी ठीक से बैठी भी नहीं थी कि उस अजनबी की आंख खुल गई। वो उसी जगह बैठा था जहां रात उसे छोड़ गई थी, थैले के पास, आधी रोशनी और आधे डर के बीच। घर की छत से टपकती नमी की बूंदें अब कम हो गई थी और फर्श पर बनी दरारें पहली बार इतनी कठोर नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से सहला दिया हो। प्रभात बाबू पहले ही जाग चुके थे। वो हमेशा की तरह तुलसी के पास बैठे थे, लेकिन आज उनके हाथ मिट्टी पर नहीं थे, बल्कि हवा में रुके हुए थे, जैसे कोई अधूरी बात बीच में छूट गई हो और उसे छूने से पहले सोचना पड़ रहा हो। शारदा देवी रसोई में थी। चूल्हे पर केतली चढ़ी थी और भाप की हल्की सी आवाज उस सन्नाटे को धीरे धीरे पिघला रही थी। अजनबी उठकर खड़ा हुआ। उसने इधर उधर देखा, जैसे किसी अनजाने घर में सुबह खुद को पाकर मन पहले सवाल करता है कि मैं यहां क्यों हूं, और फिर जवाब ढूंढने से डरता है। उसने थैले को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उंगलियां वहीं रुक गई। थैले की सिलाई उधड़ी हुई थी और उसमें से झांकता एक पुराना कागज दिखाई दे रहा था। वही कागज जिसे उसने रात भर अपने अपराध की तरह पास रखा था। प्रभात बाबू ने बिना पीछे देखे कहा, सुबह में चीजें हल्की लगती हैं, लेकिन सच वही रहता है। अजनबी चौंका, जैसे उसकी सोच किसी ने पढ़ ली हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जाना चाहता हूं। शारदा देवी रसोई से बाहर आई। उनके हाथ में चाय का एक कप था। उन्होंने उसे अजनबी की ओर बढ़ाया। खाली पेट जाना और भी भारी होता है। अजनबी ने कप थाम लिया, हाथ कांप रहे थे। चाय की भाप उसकी आंखों के सामने धुंध बना रही थी, और उस धुंध में उसे अपना बीता हुआ कल दिखने लगा। वो कल जिसमें बंद दरवाजे थे, टूटे ताले थे और भागती हुई सांसें थीं। उसने एक घूंट लिया। गर्माहट उसके भीतर उतरती गई, जैसे किसी ने पहली बार उसे रोककर बैठने को कहा हो। प्रभात बाबू अब उसकी ओर मुड़े। पहली बार ठीक से उनकी आंखों में कोई जांच नहीं थी, बस एक थकान थी जो बहुत कुछ सह चुकी थी। नाम? उन्होंने पूछा, सवाल नहीं, जैसे कोई पुरानी चीज पहचानना चाहता हो। अजनबी ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अर्जुन। आवाज में कोई गर्व नहीं था, नहीं झूठ, बस एक नाम जो अब तक बहुत कम बोला गया था। शारदा देवी ने उसे ध्यान से देखा। अर्जुन मतलब जो लड़ता है। उन्होंने कहा, तुम किससे लड़ रहे हो? अर्जुन ने नजरें झुका ली। खुद से जवाब बहुत जल्दी आ गया, जैसे वो बरसों से तैयार बैठा हो।
उस एक शब्द के साथ कमरे में फिर वही सन्नाटा उतर आया, लेकिन अब यह सन्नाटा भारी नहीं था, यह सुनने वाला था। प्रभात बाबू ने कुर्सी की टूटी टांग की ओर देखा। कुछ चीजें टूट जाती हैं, उन्होंने कहा, लेकिन अगर हम रोज उन्हें नजरअंदाज न करें तो वे हमें गिरने से बचा लेती है। अर्जुन ने कुर्सी की ओर देखा, फिर अपने थैले की ओर, और पहली बार उसने उसे खोल दिया। अंदर कुछ पैसे थे, कुछ पुराने गहने और एक छोटी सी घड़ी। घड़ी का शीशा टूटा हुआ था, सुइयां रुकी हुई थी। ये मैंने बहुत पहले लिया था, उसने कहा, किसी के घर से, मुझे याद भी नहीं किसका। शारदा देवी ने घड़ी उठाई, उसे पलटा। पीछे एक नाम खुदा हुआ था, शुक्ला। उन्होंने धीरे से पढ़ा। अर्जुन की सांस अटक गई। उसे समझ नहीं आया कि ये इत्तेफाक है या कोई सजा जो इतनी देर से उसका पीछा कर रही थी। प्रभात बाबू ने घड़ी देखी, बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, फिर कहा, ये मेरे पिता की थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों के बल बैठ गया। मैं नहीं जानता था। उसकी आवाज टूट गई। मैंने बस लिया। प्रभात बाबू ने गहरी सांस ली। अक्सर हम यही कहते हैं, उन्होंने कहा, बस लिया, और इसी बस में जिंदगी बहुत कुछ खो देती है। अर्जुन का सिर झुका हुआ था, जैसे वर्षों का बोझ अचानक उसकी गर्दन पर आ गिरा हो। शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जो लौट आता है, उन्होंने कहा, वो सिर्फ चोर नहीं रहता। ये सुनकर अर्जुन रो पड़ा, बिना आवाज के, जैसे आंसू भी डरते हो कि कहीं इस घर की शांति को तोड़ न दे। बाहर धूप आंगन में उतर आई थी। तुलसी के पत्तों पर ओस चमक रही थी, और पहली बार उस घर में सुबह सचमुच सुबह लग रही थी। अर्जुन ने थैले को बंद किया और उसे प्रभात बाबू की ओर बढ़ा दिया। मैं ये छोड़कर नहीं जाना चाहता, उसने कहा। मैं इसे वापस रखना चाहता हूं, जहां से लिया था। प्रभात बाबू ने थैला नहीं लिया, उन्होंने बस इतना कहा, वापस रखना सिर्फ हाथ का काम है, लौटना मन का। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। आंखों में सवाल थे, डर भी, और एक नई उम्मीद भी। तो क्या मैं? उसने वाक्य पूरा नहीं किया। शारदा देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रुक सकते हो, उन्होंने कहा, जब तक खुद से भागना बंद न कर दो। अर्जुन ने सिर हिलाया, जैसे किसी ने पहली बार उसे रहने की इजाजत दी हो। उस दिन वो घर थोड़ा और खुला लगने लगा, बिना दरवाजे के भी, और अर्जुन को एहसास हुआ कि असली डर बाहर नहीं था, वो भीतर था। और उस डर के सामने खड़ा होना शायद चोरी से कहीं ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उसी मुश्किल में कहीं बहुत गहराई में एक रास्ता भी था, जो न भागने की ओर जाता था, न छुपने की ओर, बल्कि धीरे धीरे स्वीकार करने की ओर। और यही वो मोड़ था जहां से ये कहानी अब सिर्फ एक घर की नहीं रही थी। ये उस रिश्ते की कहानी बनने लगी थी जो टूटकर भी जुड़ने का साहस रखता है। उस पछतावे की कहानी जो डर के साथ चलना सीख रहा था, और उस उम्मीद की कहानी जो बहुत चुपचाप, बिना शोर किए, इस बिना दरवाजों वाले घर में अपनी जगह बना रही थी। और उसी सुबह के ठहराव में, जब सूरज पूरी तरह आंगन में उतर चुका था और दीवारों की नमी अब सिर्फ छाया बनकर रह गई थी, अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि ये घर उसे देख रहा है, जैसे कोई बूढ़ा इंसान जो बिना सवाल पूछे किसी के भीतर की थकान पहचान लेता है। वो चुपचाप आंगन की सफाई करने लगा, झाड़ू की हर सरसराहट के साथ, जैसे उसके भीतर की धूल भी उड़ रही हो। प्रभात बाबू पास की कुर्सी पर बैठे उसे देखते रहे, कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि कुछ रिश्ते बोलने से पहले देखने से बनते हैं। शारदा देवी ने उसे पानी का लोटा दिया। तुलसी को दे देना, उन्होंने कहा। अर्जुन ने मिट्टी में पानी डालते हुए पहली बार किसी चीज को लौटाने का सुख महसूस किया। वो पानी नहीं था, वो एक अधूरा सम्मान था जो उसने जिंदगी से छीना था और अब धीरे धीरे वापस रख रहा था। घर के भीतर घुसते ही उसकी नजर उस दीवार पर पड़ी जहां रंग उखड़ चुका था और नीचे पुरानी ईंटें झांक रही थी। उस दरार में किसी ने बहुत पहले एक कागज दबा दिया था, शायद जानबूझकर, शायद भूल से। अर्जुन ने उंगलियों से उसे निकाला। वो एक आधी जली हुई चिट्ठी थी। स्याही धुंधली थी,
लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। अगर कभी लौट सको तो लौट आना। दरवाजा नहीं है पर इंतजार है। अर्जुन का गला भराया। उसे समझ नहीं आया ये चिट्ठी किसके लिए थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे ये उसके लिए ही लिखी गई हो। वो कागज हाथ में लिए देर तक खड़ा रहा, जैसे कोई आईना पकड़कर खुद को देख रहा हो। प्रभात बाबू ने धीरे से कहा, ये मेरे बेटे की लिखावट है। अर्जुन चौंका। शारदा देवी की आंखें एक पल को झुक गई, जैसे किसी पुराने जख्म पर धूप पड़ गई हो। प्रभात बाबू बोले, वो बहुत पहले गया था। शहर, नौकरी, सपने, सब लेकर उन्होंने हवा में हाथ घुमाया और फिर कभी लौट नहीं पाया। अर्जुन ने कागज को सावधानी से मोड़ा। क्या वो जिंदा है? उसने डरते हुए पूछा। शारदा देवी ने जवाब नहीं दिया। वो रसोई की ओर मुड़ गई, जैसे कुछ सवालों के जवाब आवाज नहीं, खामोशी में रहते हों। उस दिन घर में दोपहर बहुत लंबी लगी। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी, जैसे समय खुद को गिन रहा हो। अर्जुन ने खाने के बाद बर्तन धोए। हर प्लेट पर जमी हल्की सी परत जैसे उसके भीतर की जमी परतों को याद दिला रही थी। शाम होने तक वो थक चुका था, लेकिन ये थकान बोझल नहीं थी। ये उस मेहनत की थकान थी जिसमें भागना नहीं था। सूर्य ढलते ही घर फिर से उसी अजीब सन्नाटे में लौट आया, लेकिन अब वो सन्नाटा डरावना नहीं था। उसमें कुछ इंतजार घुल गया था। रात को जब दिया जलाया गया, अर्जुन ने देखा उसकी लौ पहले से ज्यादा स्थिर थी, जैसे उसने ठान लिया हो कि आज वो कांपेगी नहीं। शारदा देवी ने अर्जुन के लिए एक पुराना कंबल निकाल दिया। ये हमारे बेटे का था, उन्होंने बहुत हल्की आवाज में कहा। अर्जुन ने उसे ओढ़ते हुए कोई सवाल नहीं किया। कुछ चीजें बिना पूछे स्वीकार कर ली जाए तो ज्यादा सच्ची होती है। बाहर कहीं उल्लू की आवाज आई, फिर दूर किसी सूखे पेड़ की डाल टूटी। अर्जुन की आंख खुल गई। वो पसीने में था। सपना देखा था उसने। सपने में वो उसी घर में था, लेकिन दीवारें काली थी, चौखट सिकुड़ती जा रही थी और कोई भीतर से उसे पुकार रहा था, मत जाना। वो उठ बैठा। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने देखा प्रभात बाबू अब भी जाग रहे थे, दिए के पास बैठे, जैसे रात उनकी आदत बन चुकी हो। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आप सोते नहीं? प्रभात बाबू ने मुस्कुराकर कहा, कुछ इंतजार नींद से बड़े होते हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आने लगा था कि इस घर का डर भूतों से नहीं, अधूरे रिश्तों से पैदा होता है, और शायद यही वो डर था जिसे उसने जिंदगी भर चुराया था। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि प्रभात बाबू के घर कोई नया लड़का ठहरा है। कुछ ने कहा चोर होगा, कुछ ने कहा कोई भागा हुआ, लेकिन किसी ने दरवाजा बंद नहीं किया, क्योंकि इस घर के दरवाजे कभी थे ही नहीं। अर्जुन गांव के कुएं पर पानी भरने गया। वहां औरतों की निगाहें उस पर टिक गई, कुछ सवालों से भरी, कुछ डर से, कुछ सहानुभूति से। उसने सिर झुकाकर पानी भरा। लौटते समय उसकी उंगलियों में रस्सी की जलन थी, और उसी जलन में उसे लगा जैसे वो पहली बार किसी जगह से जुड़ रहा हो। शाम को एक बूढ़ा आदमी घर आया, प्रभात बाबू का पुराना दोस्त। उसने अर्जुन को देखा और बिना पूछे कहा, नया चेहरा है। प्रभात बाबू ने जवाब दिया, पुरानी कहानी। बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, बस सिर हिलाया, जैसे वो समझ गया हो कि कुछ कहानियां आवाज नहीं मांगती। रात को अर्जुन को नींद आई, गहरी, भारी, लेकिन सुकून भरी। पहली बार उसे भागते हुए नहीं बल्कि बैठकर सांस लेते हुए नींद आई। और उस नींद में उसने सपना नहीं देखा, सिर्फ अंधेरा देखा। लेकिन वो अंधेरा डरावना नहीं था। वो ऐसा था जैसे कोई आंख बंद कर ले और भीतर से रोशनी जल जाए। सुबह जब वो उठा तो उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ शरण लेने वाला नहीं रहा, वो इस घर का एक हिस्सा बन चुका था। और उसी हिस्से में कहीं बहुत गहराई में एक डर अब भी छिपा था। वो डर कि जब सच पूरी तरह सामने आएगा तो क्या ये घर अब भी उतना ही खुला रहेगा, या फिर ये भी किसी और घर की तरह धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और यही वो डर था जिसने इस कहानी को और गहरा बना दिया था, क्योंकि बिना दरवाजों वाले घर में सबसे ज्यादा डर उसी दिन लगता है
जिस दिन कोई सच पूरी तरह लौट आने की हिम्मत कर लेता है। और उसी डर के साथ अगला दिन उतरा, बिना किसी घोषणा के, जैसे गांव की हर सुबह उतरती है, धीरे, धूल के कणों के साथ। अर्जुन नींद से उठा तो घर के भीतर एक अजीब सी गंध थी, पुरानी लकड़ी, गीली मिट्टी और किसी जले हुए कागज की। उसने आंखें मलते हुए देखा कि शारदा देवी आंगन में बैठी है और उनके सामने एक पुराना संदूक खुला पड़ा है। संदूक वही था जो सालों से किसी कोने में रखा था, जिस पर कभी ताला नहीं लगाया गया, लेकिन जिसे खोलने की हिम्मत भी किसी ने नहीं की। संदूक के भीतर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और मुड़े तुड़े कागज थे। शारदा देवी उन्हें एक एक करके बाहर निकाल रही थी, जैसे समय की परतें खोल रही हों। अर्जुन पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि इस घर में सवाल अक्सर देर से आते थे। शारदा देवी ने एक तस्वीर उठाई। उसमें एक नौजवान लड़का था, आंखों में वही चमक जो कभी अर्जुन की आंखों में भी रही होगी। यही था हमारा बेटा, उन्होंने बहुत हल्के से कहा, जैसे नाम लेने से तस्वीर टूट न जाए। अर्जुन ने तस्वीर को देखा। चेहरा जाना पहचाना सा लगा, शायद इसलिए क्योंकि टूटन का रंग सब जगह एक सा होता है। प्रभात बाबू बाहर से भीतर आए। उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा था, किनारे जले हुए। ये कभी भेजा नहीं गया, उन्होंने कहा, और लिफाफा संदूक के पास रख दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि कमरे की हवा भारी हो गई है, जैसे कोई सच बोलने से पहले खुद को समेट रहा हो। शारदा देवी ने लिफाफा खोला नहीं, बस उस पर हाथ रखा। डर लगता है, उन्होंने कहा, कभी कभी सच पढ़ लेने से। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, क्या वो वापस आएगा? सवाल निकलते ही उसे लगा कि उसने शायद हद पार कर दी। लेकिन प्रभात बाबू ने जवाब दिया, जो चला जाता है वो लौटे या ना लौटे, उसकी जगह खाली नहीं होती। उस दिन दोपहर में गांव में अचानक बादल घिराए, बिना बरसे। हवा में अजीब सी घुटन भर गई, जैसे मौसम भी कुछ रोक कर बैठा हो। अर्जुन को लगा कि उसका सीना भी कुछ ऐसा ही है, भरा हुआ, लेकिन रो नहीं पा रहा। उसने काम में खुद को डुबो दिया। लकड़ी की टूटी कुर्सी को ठीक करने लगा। हथौड़े की हर चोट के साथ उसके भीतर की कोई गांठ ढीली हो रही थी, लेकिन पूरी तरह खुल नहीं रही थी। शाम होते होते कुर्सी खड़ी हो गई, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी कमजोर, लेकिन बैठने लायक। प्रभात बाबू ने उस पर बैठकर देखा और पहली बार मुस्कुराए। सब कुछ नया जैसा नहीं होता, उन्होंने कहा, कुछ चीजें ठीक होकर भी पुरानी ही रहती है। उसी शाम गांव के एक बच्चे ने आकर बताया कि पोस्टमैन आया था, किसी चिट्ठी के साथ। शारदा देवी का हाथ कांप गया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जैसे ये तय कर रही हो कि ये डर बांटना चाहिए या नहीं। प्रभात बाबू ने चिट्ठी ली। लिफाफा पहचाना पहचाना सा था, शहर की मुहर लगी थी। अंदर से एक ही पंक्ति निकली, मां, अगर ये घर अब भी वैसा ही है तो मैं लौटने की कोशिश करूंगा। शारदा देवी की आंखों से आंसू गिर पड़ बिना आवाज के, जैसे वर्षों से रोका गया पानी आखिरकार रास्ता पा गया हो। अर्जुन ने चिट्ठी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसने आंसुओं की भाषा समझ ली थी। उस रात घर में कोई दिया नहीं जलाया गया, सिर्फ चांदनी थी, खुली चौखट से भीतर आती हुई। और उस रोशनी में अर्जुन ने पहली बार अपने डर को साफ देखा। वो डर कि कहीं वह भी इस घर की कहानी में एक और अधूरा नाम न बन जाए। वो डर कि लौटने वाले के आने से उसका ठहराव सवाल न बन जाए। रात बहुत गहरी थी और उसी गहराई में कहीं एक परछाई फिर से गली में रुकी। इस बार वो डरी हुई नहीं थी, बस थकी हुई थी। और अर्जुन ने महसूस किया कि अगला सच अब दूर नहीं है, वो सच जो सिर्फ रिश्तों को नहीं, उसे भी आईना दिखाने वाला है। क्योंकि कुछ घर सिर्फ दूसरों को शरण नहीं देते, वे आने वाले हर इंसान से उसका सबसे सच सवाल पूछते हैं। और वो सवाल अक्सर यही होता है कि क्या तुम अपने अतीत के सामने बिना दरवाजे के खड़े हो सकते हो? और उसी सवाल के साथ अगली सुबह आई, ऐसी सुबह जिसमें सूरज भी पूरी तरह उजला नहीं था, जैसे उसने भी बादलों के पीछे से झांकते हुए तय किया हो कि आज रोशनी धीरे धीरे ही उतरेगी। अर्जुन आंगन में बैठा था, सामने वही टूटी कुर्सी
जिसे उसने ठीक किया था, अब वो सिर्फ लकड़ी नहीं लगती थी, वो एक गवाही बन चुकी थी, इस घर की, उसके भीतर बदलते मन की, और उस डर की जो अब भागता नहीं था बल्कि बैठकर इंतजार करता था। शारदा देवी रसोई में कुछ नहीं बना रही थी, बस चूल्हे के पास बैठी थी, हाथ गोद में रखे, जैसे किसी आने वाली आहट को पहले ही सुन रही हों। प्रभात बाबू अखबार लिए बैठे थे, लेकिन पन्ने पलट नहीं रहे थे। अखबार खुला था पर पढ़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि कुछ खबरें कागज पर नहीं होती, वे दिल की तहों में लिखी होती है। बाहर गली में हलचल बढ़ने लगी थी, बच्चों की आवाजें, बर्तनों की खनक और किसी दूर के घर से आती खांसी। लेकिन उस घर के भीतर एक अलग ही सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े फैसले से पहले उतरता है। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। इस बार परछाई रुकी नहीं, उसने चौखट पार की, बिना झिझक, जैसे उसे पता हो कि यह दस्तक देने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने पलटकर देखा, सामने एक आदमी खड़ा था, उम्र लगभग 40 के आसपास, चेहरे पर सफर की थकान, आंखों में अपराध बोध और उम्मीद का अजीब सा मेल। उसके हाथ खाली थे, जैसे वो अब कुछ छुपाकर नहीं आया हो। शारदा देवी उठ खड़ी हुई, उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन आवाज स्थिर थी। आ गए? बस इतना ही कहा, जैसे बरसों का इंतजार उसी एक शब्द में सिमट गया हो। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, हाँ मां। और उसी पल अर्जुन ने महसूस किया कि घर की दीवारें जैसे सांस छोड़ रही हों। प्रभात। बाबू ने अखबार बंद किया, धीरे से, बहुत धीरे, और बोले, रास्ता लंबा था? वो आदमी मुस्कुराया नहीं, उसकी आंखें भर आई। रास्ता नहीं, उसने कहा, मैं लंबा था, अब थोड़ा छोटा होकर लौटा हूं। शारदा देवी ने आगे बढ़कर उसके माथे को छुआ, जैसे यकीन कर रही हो कि यह सपना नहीं है। अर्जुन एक तरफ खड़ा सब देख रहा था, उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई पुराना डर अब नया रूप लेकर सामने खड़ा हो। वो समझ गया था कि यही वो बेटा है, वही नाम जो दीवारों में बसा था, वही चिट्ठी जिसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। उस आदमी ने अर्जुन की ओर देखा, कुछ पल रुका, फिर पूछा, आप? प्रभात बाबू ने जवाब दिया, ये अब यहां रहता है। इतना कहना ही काफी था। अर्जुन के भीतर कुछ ढीला पड़ा, कुछ कस गया। वो समझ गया कि अब वो सिर्फ शरणार्थी नहीं है, वो इस घर के सवालों का हिस्सा है। दोपहर उस दिन बहुत अजीब थी। कोई रोना नहीं, कोई गले लगना नहीं, बस साथ बैठना था। 3 पीढ़ियां, 3 तरह की खामोशी, और बीच में अर्जुन, जो इस परिवार का नहीं था, फिर भी इस पल का गवाह था। शारदा देवी ने खाने के लिए दाल चढ़ाई, वही पुरानी, जिसमें ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते थे। पेट को नहीं, वो हमेशा कहती थी, मन को भरना होता है। बेटा चुपचाप बैठा रहा, उसने दाल में नमक कम होने की शिकायत नहीं की, क्योंकि कुछ स्वाद इतने सालों बाद लौटते हैं कि उनकी कमी भी पूरी लगती है। अर्जुन ने देखा, जिस बेटे के लिए ये घर बरसों से सांस रोके बैठा था, वो अब यहां था। लेकिन उसके भीतर एक दूरी अब भी थी, जैसे लौटना और जुड़ना एक साथ नहीं होते। शाम ढलते ढलते वो आदमी बाहर आंगन में आकर बैठ गया। अर्जुन भी पास बैठ गया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। फिर उस आदमी ने कहा, मैं डरता था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, किससे? इस घर से। वो बोला, ये मुझे मेरी गलती याद दिलाता था। अर्जुन ने सिर हिलाया, कुछ घर ऐसे ही होते हैं। उसने कहा, वे हमें सुलाते नहीं, जगाते हैं। आदमी ने पहली बार उसे ठीक से देखा। तुम? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं चोरी करके आया था। शब्द भारी थे, लेकिन कहे जा चुके थे। आदमी चौंका नहीं, बस बोला, और रुक गए? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां। उस एक शब्द में बहुत कुछ था, डर, स्वीकार और थोड़ा सा भरोसा। रात को घर में फिर दिया जला, लेकिन इस बार उसकी लौ पहले से अलग थी। उसमें कांप नहीं था, बस एक स्थिर थकान थी, जैसे बहुत कुछ सहकर अब बैठ गई हो। शारदा देवी ने बेटे के लिए वही पुराना कंबल निकाला,
वो कंबल जो सालों पहले मोड़कर रख दिया गया था। ये अभी भी गर्म है, उन्होंने कहा। बेटा कुछ नहीं बोला, बस कंबल को छूकर आंखें बंद कर ली। अर्जुन अपने कोने में लेटा, नींद नहीं आ रही थी। उसके भीतर सवाल घूम रहे थे। क्या अब उसके लिए यहां जगह रहेगी? क्या लौटे हुए रिश्ते उसके ठहराव को तोड़ देंगे? तभी उसने प्रभात बाबू की धीमी आवाज सुनी, डरो मत। शायद ये शब्द उसके लिए ही थे। इस घर में जगह कम नहीं पड़ती, सिर्फ दिल बड़े होते जाते हैं। अर्जुन ने आंखें बंद की, उस वाक्य को अपने भीतर रखा, और पहली बार उसे लगा कि वो डर जिसे वो ढो रहा था अब धीरे धीरे किसी और आकार में बदल रहा है। शायद जिम्मेदारी में, शायद उम्मीद में, और शायद उसी एहसास में जो रात के आखिरी पहर आता है, जब अंधेरा पूरी तरह गया नहीं होता, लेकिन लौटे हुए कदमों की आवाज ये यकीन दिला देती है कि सुबह अब सिर्फ समय की बात है। सुबह उस दिन कुछ अलग थी, जैसे रात ने जाते जाते घर की दीवारों में एक नई सांस छोड़ दी हो। अर्जुन सबसे पहले उठा और आंगन बुहारने लगा, लेकिन आज झाड़ू की आवाज में कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक लय थी, जैसे वो अब भागते हुए नहीं बल्कि टिके हुए समय में चल रहा हो। लौटे हुए बेटे की नींद अभी गहरी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन माथे पर हल्की सी शिकन थी, जैसे सपनों में भी वो अपने बीते हुए फैसलों से बहस कर रहा हो। शारदा देवी रसोई में चुपचाप आटा गूंद रही थी। उनकी उंगलियों की गति में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक स्थिरता थी जो बहुत इंतजार के बाद आती है। प्रभात बाबू आंगन की दीवार के सहारे बैठे थे और धूप को अपने पैरों पर गिरते देख रहे थे। धूप आज हल्की थी, जैसे वह भी इस घर के घावों को छूते हुए डर रही हो। थोड़ी देर बाद बेटा बाहर आया। उसने अर्जुन को देखा और रुक गया। दोनों की आंखें मिली, कुछ पल के लिए, जैसे दो अलग अलग रास्तों से आए लोग एक ही मोड़ पर खड़े हों। तुम कब आए? उसने पूछा। आवाज में कोई हक नहीं, बस जिज्ञासा थी। अर्जुन ने झाड़ू एक तरफ रख दी। रात को, उसने कहा, जब ये घर सोता नहीं। बेटा हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान अधूरी थी, जैसे चेहरे ने कोशिश की हो, लेकिन मन अभी पीछे रह गया हो। शारदा देवी ने आवाज दी, चाय ठंडी हो जाएगी। दोनों भीतर आए। 3 कप चाय रखी गई। चौथा कप प्रभात बाबू के लिए बाहर चला गया। चाय पीते हुए कोई बात नहीं हुई, लेकिन खामोशी में एक नई बात जम ले रही थी, जैसे रिश्ते शब्दों से पहले अपने लिए जगह ढूंढते हैं। दोपहर तक गांव में खबर फैल चुकी थी कि शुक्ला जी का बेटा लौट आया है। लोग घर के बाहर से गुजरते हुए धीमे हो जाते, कुछ रुकते, कुछ सिर झुकाकर आगे बढ़ जाते। किसी ने भीतर झांकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये घर अब सिर्फ घर नहीं था, ये इंतजार की एक लंबी कहानी था। अर्जुन कुएं पर पानी भरने गया तो पीछे से किसी ने कहा, यही है वो लड़का। आवाज में शक था। अर्जुन ने पलटकर नहीं देखा। वो जानता था कि हर लौटने वाला पहले सवाल बनता है। शाम को लौटे हुए बेटे ने वो पुरानी अलमारी खोली, जिसमें उसकी किताबें अब भी वैसी ही थीं, धूल जमी हुई, लेकिन करीने से उसने एक किताब उठाई। उसके भीतर एक सूखा फूल गिर पड़ा। फूल को देखते ही उसकी सांस थम गई। मां, उसने पुकारा। शारदा देवी पास आई। ये तूने ही रखा था, उन्होंने कहा। जाते वक्त बेटा कुछ नहीं बोला, बस फूल को हथेली में रखे रहा, जैसे किसी खोए हुए पल को थामे हो। उसी शाम अर्जुन ने दिया जलाया। हाथ थोड़े कांपे, लेकिन लौ स्थिर रही। लौटे हुए बेटे ने उसे देखा और कहा, तुम दिया जलाते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया, ताकि अंधेरा रास्ता न भूले। ये सुनकर बेटा देर तक दिए को देखता रहा, जैसे पहली बार समझ रहा हो कि इस घर में उजाला सिर्फ रोशनी के लिए नहीं जलाया जाता। रात को जब सब सोने लगे, अर्जुन को नींद नहीं आई। उसने बाहर आंगन में कदम रखा। वही बेटा भी बैठा था। दोनों बिना बोले बैठे रहे। फिर अचानक बेटा बोला, मैंने बहुत देर कर दी। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस आकाश की ओर देखा, जहां तारे हल्के हल्के चमक रहे थे। देर तब होती है, अर्जुन ने धीरे से कहा, जब लौटना बंद कर दिया जाए। बेटा उसकी ओर मुड़ा। आंखों में नमी थी।
और अगर घर हमें पहचानने से मना कर दे? अर्जुन ने मिट्टी उठाकर हथेली में मसल ली तो हम वहीं बैठ जाते हैं, उसने कहा, जब तक मिट्टी हमें पहचान न ले। ये सुनकर बेटा हौले से रो पड़ा, बिना आवाज के, जैसे ये घर सिखाता है। उसी पल भीतर से प्रभात बाबू की आवाज आई, रात ठंडी है। और उस एक वाक्य में चिंता भी थी, अपनापन भी, और वो स्वीकृति भी जो शब्दों से नहीं, समय से आती है। बेटा उठकर भीतर गया। अर्जुन वही बैठा रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि डर अब किसी अनजानी चीज का नहीं रहा, डर अब जिम्मेदारी का था। कि जब कोई लौटता है तो उसके साथ बीते हुए साल भी लौट आते हैं, और उन सालों को संभालना किसी ताले से आसान नहीं होता। रात गहराती गई, लेकिन घर के भीतर कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ, क्योंकि इस घर ने बहुत पहले सीख लिया था कि जो लौटते हैं उन्हें रोकने के लिए नहीं, थामने के लिए जगह चाहिए। और उसी जगह में अब अर्जुन भी खड़ा था, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा मजबूत, और पूरी तरह जागा हुआ। और उसी जागे हुए एहसास के साथ अगला दिन खामोशी में खुला, जैसे रात ने जाते जाते सबको एक ही सवाल सौंप दिया हो। अर्जुन आंगन में बैठा धूप को फर्श पर फैलते देख रहा था। धूप आज तेज नहीं थी, वो दीवारों से टकराकर नरम हो जाती थी। लौटे हुए बेटे की आंखें देर तक बंद रहीं, जैसे नींद भी उससे पूछ रही हो कि अब कहां जाना है। शारदा देवी तुलसी के पास बैठी थी, पत्तों को छूते हुए, जैसे हर पत्ता किसी पुराने वाक्य का जवाब हो। प्रभात बाबू ने बहुत देर बाद कहा, आज शहर से आदमी आएगा। आवाज साधारण थी, लेकिन हवा में एक हल की सी दरार बन गई। बेटा चौंका, कौन? प्रभात बाबू ने सिर झुका लिया, वही जिसने मुझे बताया था कि तुम कहां हो। उस एक वाक्य में सालों की दूरी घुली हुई थी। अर्जुन समझ गया कि ये सिर्फ मुलाकात नहीं होगी, ये हिसाब होगा। दोपहर होते होते गली में एक कार रुकी, धूल उड़ी, गांव की दीवारें सिमट गई। शहर का आदमी उतरा, कपड़े साफ, जूते चमकदार, आंखों में अजीब सी ठंडक। उसने घर की खुली चौखट को देखा और पल भर के लिए रुका, जैसे ये जगह उसके हिसाब से नहीं थी। भीतर आते ही उसकी नजर अर्जुन पर गई, फिर लौटे हुए बेटे पर, और फिर प्रभात बाबू पर। आपने बताया नहीं था कि वो लौट आया है, उसने कहा। प्रभात बाबू ने जवाब दिया, लौटना बताने की चीज नहीं होती। शारदा देवी ने पानी का गिलास बढ़ाया। आदमी ने हाथ लगाया, लेकिन पिया नहीं। मैं कागज लेने आया हूं, उसने कहा। जो यहां छोड़े गए थे। बेटा सन्न रह गया। कागज? आदमी ने सिर हिलाया। संपत्ति के, वो बोला। कुछ साल पहले साइन चाहिए थे, नहीं मिले। कमरे में सन्नाटा उतर आया, वो सन्नाटा जो रिश्तों में नहीं, कागजों में रहता है। अर्जुन को लगा जैसे घर की दीवारें फिर से भारी हो गई हों। प्रभात बाबू उठे, संदूक की ओर गए, वही पुराना संदूक, और उसमें से एक फाइल निकाली। ये सब यही है, उन्होंने कहा, पर यह घर कागजों से नहीं चलता। आदमी ने हल्की हंसी हंसी, घर नहीं, उसने कहा, कानून चलता है। उसी पल लौटे हुए बेटे ने बोलना चाहा, पर शब्द अटक गए। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसे लगा जैसे ये डर उसने पहले भी देखा है, अपने भीतर, जब सच सामने खड़ा होता है। आदमी ने फाइल खोली, कुछ पन्ने पलटे, और अचानक रुक गया। ये साइन, उसने कहा, ये तो आपके बेटे का है। शारदा देवी की सांस तेज हो गई। बेटा आगे बढ़ा। मैंने कभी कुछ साइन नहीं किया, उसकी आवाज कांप रही थी। आदमी ने कागज आगे बढ़ाया। ये आपके नाम का है। अर्जुन ने पहली बार उस कागज को देखा। हस्ताक्षर तिरछे थे, अधूरे, जैसे डरते हुए किए गए हों। कमरे में हवा जैसे जम गई। प्रभात बाबू ने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा था, उन्होंने बहुत धीमे से कहा, कागज रिश्तों से भारी होते हैं। बेटा कुर्सी पर बैठ गया, हाथ कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द वही टूट गए। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर किया है तो बताओ, उन्होंने कहा। झूठ से घर और सूना हो जाता है। बाहर हवा चलने लगी, नीम के पत्ते आपस में टकराए, जैसे गांव भी ये सुन रहा हो। बेटा फूट पड़ा। मैं डर गया था, उसने कहा।
मुझे लगा सब छिन जाएगा। अर्जुन की आंखें भर आई। वो समझ गया था, डर की भाषा सब जगह एक सी होती है। आदमी ने काग समेटे। अब देखिए, उसने कहा, यह मामला बढ़ेगा। प्रभात बाबू ने उसकी ओर देखा। मामले बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, घर नहीं। आदमी ने पलटकर घर की खुली चौखट को देखा। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि कुछ जगह कानून से बड़ी होती है। वह चुपचाप बाहर चला गया। धूल फिर बैठ गई, लेकिन कमरे के भीतर कुछ टूट चुका था। बेटा सिर झुकाए बैठा था। शारदा देवी रो नहीं रही थी, बस सांस गहरी हो गई थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर फर्श से वो कागज उठाया जो गिर गया था। उसने उसे मोड़कर संदूक में रखा। कुछ सच देर से खुलते हैं, उसने कहा, पर खुलते हैं। प्रभात बाबू ने उसकी ओर देखा। आंखों में थकान के साथ एक स्वीकृति थी। शाम तक कोई नहीं बोला, दिया नहीं जला, बस खिड़की खुली रही। रात उतर आई और अर्जुन को लगा कि इस घर में डर अब बाहर से नहीं, भीतर से दस्तक दे रहा है। और इस बार दरवाजा न होने का मतलब यह था कि उस डर को टालने की कोई जगह नहीं बची थी, बस सामना था। और वही सामना इस कहानी को अब उस मोड़ पर ले आया था जहां हर इंसान को अपने ही अतीत के सामने खड़ा होना पड़ता है, बिना ताले, बिना बहाने, सिर्फ सांस लेते हुए। और उसी सामना करने वाली रात के बाद सुबह कुछ भारी लेकर आई, जैसे नींद ने सबके कंधों पर अधूरी बातें छोड़ दी हों। अर्जुन सबसे पहले उठा और देखा कि प्रभात बाबू आंगन में अकेले बैठे हैं। उनकी पीठ पहले से ज्यादा झुकी हुई लग रही थी, जैसे कल के सच ने उनके भीतर कुछ खिसका दिया हो। शारदा देवी रसोई में थी, लेकिन चूल्हा नहीं जला था। सिर्फ केतली में पानी भरा था जो उबलने का इंतजार कर रहा था। लौटे हुए बेटे का कमरा बंद था। पहली बार इस घर में कोई दरवाजा भीतर से बंद था, और वही बंद कमरा अर्जुन को सबसे ज्यादा डरावना लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि दरवाजे लकड़ी के नहीं होते, वे मन के होते हैं। प्रभात बाबू ने बिना देखे कहा, उसे अकेला रहने दो। आवाज में कोई आदेश नहीं था, बस थकान थी। अर्जुन चुपचाप बैठ गया। उसने पहली बार खुद को इस घर का बाहर वाला महसूस किया, जैसे अब कहानी अपने पुराने घावों में लौट रही हो और वो सिर्फ एक अस्थाई साया हो। दोपहर तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई। गांव की हलचल बाहर चलती रही, लेकिन इस घर में समय ठहर गया था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। बेटा बाहर आया। आंखें लाल थी। हाथ में एक पुरानी डायरी थी। मुझे ये मिली, उसने कहा। आवाज टूटी हुई थी। मेरी। शारदा देवी ठिठक गई। उन्होंने डायरी को देखा और आंखें झुका ली। मैंने संभाल कर रखी थी, उन्होंने कहा। सोचा था कभी लौटेगा तो दे दूंगी। बेटा डायरी खोलकर पढ़ने लगा। उसमें उसके अपने शब्द थे, शहर जाने से पहले लिखे गए। सपने, गुस्सा और डर, हर पन्ना जैसे उसके सामने खड़ा हो गया हो। मैं बहुत छोटा था, वो बोला, और बहुत अकेला। प्रभात बाबू ने पहली बार कुछ तीखा कहा। अकेलापन चुनना और अकेला होना एक नहीं होता। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा पहले से अलग था। इसमें सवाल थे, जवाब नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसकी मौजूदगी सिर्फ देखने की नहीं रही, उसे बोलना होगा। उसने हिम्मत करके कहा, मैं भी भागा था। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। भागना आसान लगता है, उसने कहा, लेकिन लौटने में रोज खुद से लड़ना पड़ता है। बेटा उसकी ओर देखता रहा, जैसे पहली बार उसे बराबरी से देख रहा हो। और अगर हम हार जाएं? उसने पूछा। अर्जुन ने धीमे से कहा, तो भी यही बैठ जाते हैं। वही वाक्य, वही मिट्टी की बात। शारदा देवी ने गहरी सांस ली। इस घर ने किसी को हारने पर बाहर नहीं निकाला, उन्होंने कहा, बस इंतजार किया है। बेटा डायरी को सीने से लगा बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार बिना रोके, बिना शर्म के। बाहर आसमान में बादल फिर से घिराए, लेकिन इस बार हवा साफ थी, जैसे बारिश की तैयारी हो। शाम को प्रभात बाबू उठे और संदूक के पास गए। उन्होंने फाइल निकाली और बेटे के सामने रख दी। अगर गलती की है, उन्होंने कहा, तो ठीक भी यही करनी होगी।
बेटा सिर हिलाता रहा, शब्द नहीं थे। अर्जुन ने देखा कि डर अब धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदल रहा था, और उसी जिम्मेदारी के साथ घर की दीवारें फिर से सांस लेने लगी थी। रात को दिया जला, लौ थोड़ी कांपी लेकिन बुझी नहीं। अर्जुन ने उसे देखते हुए सोचा कि शायद डर का काम यही है, कांपना, बुझना नहीं। बाहर कहीं बिजली चमकी। थोड़ी देर के लिए अंधेरा और उजाला एक साथ दिखे, और उसी पल अर्जुन को लगा कि इस घर में जो सबसे डरावना सच था वो बाहर नहीं, भीतर था। और उसे मान लेने से ही शायद ये घर फिर से वैसा हो सकेगा जैसा कभी था, बिना दरवाजे का, लेकिन डर से भी मुक्त। और इसी उम्मीद के साथ रात धीरे धीरे गहरी होती गई, जैसे किसी पुराने जख्म पर पहली बार पट्टी रखी जा रही हो। पूरी तरह नहीं, लेकिन इतनी कि दर्द अब सांस लेने दे। और उस पट्टी की तरह ही अगला दिन बहुत संभल संभल कर खुला, जैसे समय भी डर रहा हो कि कहीं कोई बात जोर से कह दी तो सब फिर से बिखर न जाए। अर्जुन आंगन में बैठा लकड़ी के फट्टे पर गांठे गिन रहा था। वही फट्टा जिस पर कभी प्रभात बाबू धूप में बैठा करते थे, आज वो खाली था, क्योंकि प्रभात बाबू भीतर कमरे में थे, बहुत देर से बाहर नहीं आए थे। शारदा देवी बार बार उनकी ओर देखती, फिर रसोई में जाकर चूल्हे को छूकर लौट आती, जैसे यकीन कर रही हो कि घर अब भी सांस ले रहा है। लौटे हुए बेटे ने सुबह सबसे पहले वही फाइल उठाई और बिना किसी को बताए गांव के कचहरी की ओर निकल गया। उसके जाने की आहट घर में देर तक ठहरी रही। अर्जुन ने महसूस किया कि ये आहट पहले जैसी नहीं थी। इसमें भागने की जल्दी नहीं थी, इसमें लौट आने की जिम्मेदारी थी। दोपहर तक सूरज तेज हो गया, दीवारों की नमी सूखने लगी, और उसी सूखने के साथ घर का सन्नाटा भी बदलने लगा। शारदा देवी ने पहली बार जोर से आवाज दी, खाना ठंडा हो जाएगा, लेकिन जवाब नहीं आया, क्योंकि जिनके लिए वो आवाज थी वे भीतर सोए हुए थे। प्रभात बाबू की सांसें अब बहुत हल्की चल रही थी, जैसे रात भर उन्होंने किसी अदृश्य बोझ से बात की हो। अर्जुन उनके पास बैठ गया, कुछ कहे बिना, बस उनकी हथेली थामे। हथेली ठंडी नहीं थी, लेकिन थकान बहुत गहरी थी। मैं ठीक हूं, प्रभात बाबू ने आंखें खोले बिना कहा, बस थोड़ा आराम चाहिए। उस वाक्य में उम्र भी थी और स्वीकार भी। बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई, बिना चेतावनी। मोटी मोटी बूंदें आंगन में गिरने लगी। अर्जुन उठकर खुले बरामदे की ओर गया। पानी भीतर आ रहा था। उसने बाल्टी रखी, टपकन गिनने लगा, जैसे समय को संभाल रहा हो। शारदा देवी चुपचाप दीवार के सहारे बैठ गई। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक गहरी शांति थी, जैसे वे जानती हों कि कुछ चीजें रोकी नहीं जाती, बस देखी जाती है। शाम ढलते ढलते बेटा लौट आया। उसके कपड़े भीगे थे, चेहरे पर थकान और आंखों में कुछ हल्का। मैंने बात कर ली, उसने कहा, गलती मानी है। प्रभात बाबू की आंखें खुली। बहुत धीरे उन्होंने बेटे की ओर देखा और सिर हिलाया, बस इतना ही। कोई तारीफ नहीं, कोई सवाल नहीं, क्योंकि कुछ स्वीकार शब्द नहीं मांगते। रात को बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने दिया जलाया। इस बार लौ स्थिर रही, जैसे उसने डरना छोड़ दिया हो। उस रोशनी में सबके चेहरे अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन थके हुए नहीं, बस सच्चे। अर्जुन को लगा कि ये घर अब किसी कहानी के अंत की ओर नहीं, बल्कि किसी गहरी समझ की ओर बढ़ रहा है। और उसी समझ में एक डर अब भी था। प्रभात बाबू की खामोशी, उनकी आंखों की थकान, और ये एहसास कि कुछ रिश्ते जुड़ते जुड़ते भी हमें विदा की तैयारी सिखाने लगते हैं। बाहर बारिश धीमी पड़ गई, हवा में मिट्टी की खुशबू फैल गई, और अर्जुन ने आंखें बंद करते हुए सोचा कि शायद यही वह पल है जब बिना दरवाजों वाला घर हमें यह सिखाता है कि हर खुलापन हमेशा मिलने के लिए नहीं होता। कुछ खुलापन हमें छोड़ने की ताकत देने के लिए भी होता है। और इस सोच के साथ रात चुपचाप घर में बैठ गई, जैसे कोई बूढ़ा पहरेदार जो जानता है कि सुबह कुछ बदलने वाली है। सुबह जब आई तो उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे वो जानती हो कि इस घर में आज जोर से चलना ठीक नहीं। अर्जुन नींद से जागा तो देखा कि प्रभात बाबू आंगन में नहीं है।
वो भीतर वाले कमरे में लेटे थे। खिड़की से आती धूप उनके चेहरे पर ठहरकर जैसे ठिठक गई थी। शारदा देवी उनके पास बैठी थी, बिना कुछ बोले, बस उनकी सांसों की लय को सुनती हुई, जैसे वर्षों से यही उनका सबसे बड़ा काम रहा हो। बेटा चौखट के पास खड़ा था, दोनों हाथ जेब में डाले, आंखें जमीन पर गड़ी हुई। वो पहली बार इतना छोटा लग रहा था, जैसे शहर की सारी ऊंची इमारतें उसके भीतर से गिर चुकी हों। अर्जुन चुपचाप पानी लेकर आया, गिलास बढ़ाया। प्रभात बाबू ने थोड़ा सा पिया और आंखें खोलकर अर्जुन को देखा। उनकी नजर में कोई डर नहीं था, बस एक थकान थी जो बहुत कुछ देकर आती है। घर ठीक है? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। सब ठीक है, लेकिन दोनों जानते थे कि ये ठीक अब वैसा नहीं रहा। दोपहर तक डॉक्टर गांव से आया, नब्ज देखी, आंखों में देखा और बहुत धीमे से कहा, अब समय को परेशान मत कीजिए। ये वाक्य कमरे में गिरा नहीं, बस बैठ गया। शारदा देवी ने डॉक्टर को पानी दिया, धन्यवाद कहा, और जैसे ही वह गया, उन्होंने प्रभात बाबू का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। पहली बार इतनी मजबूती से। अब कुछ मत कहिए, उन्होंने कहा, बस यही रहिए। प्रभात बाबू की आंखें भर आई, लेकिन आंसू नहीं गिरे, क्योंकि कुछ भाव इतने पुराने होते हैं कि वे आंखों से नहीं, सांसों से बहते हैं। बेटा पास आकर बैठ गया। उसने बहुत देर बाद कहा, मुझे माफ कर दीजिए। आवाज में टूटन थी, लेकिन अब वो भाग नहीं रही थी। प्रभात बाबू ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। माफी घर लौटने के बाद मांगी जाती है, उन्होंने कहा, और तुम लौट आए हो। बेटा फूट पड़ा। उसका सिर पिता की हथेली से लग गया। वर्षों का बोझ उसी स्पर्श में ढह गया। अर्जुन थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये पल उसका नहीं है। लेकिन वो कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि इस घर ने उसे भी अपनी सांसों में जगह दे दी थी। शाम ढलते ढलते प्रभात बाबू की आवाज और धीमी हो गई। उन्होंने शारदा देवी की ओर देखा। दिया जला देना, बस इतना कहा। अर्जुन ने दिया जलाया। लौ बहुत शांत थी, न कांपती, न तेज, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब बस रोशनी बनना है। बाहर हवा रुकी हुई थी, नीम के पत्ते स्थिर थे, और उस स्थिरता में समय जैसे खुद को समेट रहा था। रात गहराई। प्रभात बाबू की सांसें विराम लेने लगी, एक एक करके, जैसे कोई पुरानी कहानी आखिरी पन्नों तक पहुंच रही हो। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस उनका हाथ थामे रही। बेटा जमीन पर बैठा रोता रहा, बिना आवाज के। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि मौत का डर चीखता नहीं, वो बहुत शांत होता है, जैसे कोई दरवाजा जो बिना आवाज किए खुल जाए। और उसी शांति में, उसी खुलेपन में प्रभात बाबू धीरे धीरे चुप हो गए, जैसे इस बिना दरवाजों वाले घर ने अपने सबसे पुराने पहरेदार को आराम से भीतर सुला लिया हो। और उस पल अर्जुन को लगा कि घर की दीवारें नहीं, बल्कि उसके भीतर कुछ टूट गया है, और कुछ बहुत गहराई से जुड़ भी गया है, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ लौटने की नहीं रही थी। ये रुकने, निभाने और अकेलेपन को बिना डर स्वीकार करने की कहानी बन चुकी थी। और रात ने सबको अपनी धीमी, भारी चादर में लपेट लिया, जैसे कह रही हो कि शोर अब जरूरी नहीं, बस साथ रहना काफी है। रात की भारी चादर हटने में देर लगी, जैसे सुबह भी जानती हो कि आज रोशनी जल्दी करना ठीक नहीं। अर्जुन आंख खुलते ही समझ गया कि घर अब पहले जैसा नहीं रहा। हवा वही थी, दीवारें वही थी, खुली चौखट वैसी ही थी, लेकिन भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। शारदा देवी उसी जगह बैठी थी जहां रात उन्हें छोड़ गई थी। आंखें सूखी थी, शायद रोने का समय बहुत पहले बीत चुका था। बेटा बाहर आंगन में खड़ा था, सूरज की ओर पीठ किए, जैसे वो पहली बार ये तय कर रहा हो कि अब कहां देखना है। गांव धीरे धीरे जाग रहा था। किसी घर में चूल्हा जला, कहीं मवेशियों की आवाज आई, लेकिन इस घर में सुबह बहुत शांत थी। ऐसी शांति जो खाली नहीं होती, जो बहुत कुछ कह चुकी होती है। अर्जुन ने तुलसी को पानी दिया, हाथ काम पे नहीं, जैसे वो जान गया हो कि कुछ रस्में अब उसके जिम्मे आ गई है। शारदा देवी ने बहुत धीमे से कहा, घर खुला रखना,
ये कोई आदेश नहीं था, ये विरासत थी। बेटा पास आया, उसने मां के पैर छुए, पहली बार बिना झिझक, बिना अपराध बोध के। शारदा देवी ने उसका सिर सहलाया, अब जाना मत, बस इतना कहा। अर्जुन ने देखा कि लौटना अब खत्म हो चुका है, अब शुरू हुआ है ठहरना। दोपहर तक गांव के लोग आने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस चौखट के पास सिर झुकाकर चला जाता, क्योंकि इस घर में दरवाजा नहीं था, लेकिन मर्यादा थी। अर्जुन सबको पानी देता रहा, जैसे ये उसका पुराना काम हो। शाम को चिता जली, धुआं आकाश में गया और घर पहली बार सच में खाली लगा। लेकिन उस खालीपन में डर नहीं था, सिर्फ स्मृति थी। रात को दिया जला, लौ थोड़ी देर कांपी, फिर स्थिर हो गई। अर्जुन ने उसे देखते हुए समझा कि रोशनी का काम अब भी वही है, बस हाथ बदल गए हैं। बेटा पास बैठा रहा, बहुत देर बाद बोला, मैं यही रहूंगा। शारदा देवी ने उसकी ओर देखा, आंखों में पहली बार हल्की सी तसल्ली थी। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसका डर पूरा हो चुका है, खोने का डर आ चुका है, और उसी के साथ जुड़ने की जिम्मेदारी भी। बाहर कहीं उल्लू बोला, लेकिन इस बार वो आवाज डरावनी नहीं लगी, वो बस रात की भाषा थी। और उस भाषा में अर्जुन ने अपने भीतर एक नई शांति को जन्म लेते महसूस किया, जैसे कोई पुराना अपराध अब किसी सेवा में बदल रहा हो। और बिना दरवाजों वाला ये घर, जो कभी लोगों को डराता था, अब अर्जुन को सिखा रहा था कि खुले रहना सिर्फ साहस नहीं होता, ये बहुत गहरी जिम्मेदारी भी होती है, जिसे हर कोई उठाने की हिम्मत नहीं करता। और शायद इसी हिम्मत के साथ ये कहानी अब अपने आखिरी मोड़ों की ओर बढ़ रही थी, जहां डर, पछतावा और उम्मीद एक ही आंगन में बैठकर चुपचाप सांस लेते हैं। और उसी चुपचाप सांस लेते आंगन में दिन फिर से धीरे धीरे चलने लगे, जैसे समय ने अपने कदम हल्के कर लिए हों। अर्जुन अब सुबह सबसे पहले दरवाजे की ओर नहीं देखता था, क्योंकि अब वो जानता था कि ये घर किसी आने जाने से नहीं, निभाने से चलता है। शारदा देवी अक्सर बरामदे में बैठी रहती, खाली कुर्सी की ओर पीठ करके, जैसे कुछ खाली जगहों को देखकर ही मन संभलता हो। बेटा खेतों की ओर जाने लगा था, हाथों में मिट्टी लगने लगी थी। शहर की सफाई अब उसके नाखूनों से उतर रही थी, लेकिन आंखों में अब भी एक परछाई थी, वो परछाई जो देर से लौटने वालों के साथ हमेशा रहती है। एक शाम गांव का वही आदमी फिर आया, जो कागजों की बात लेकर आया था। इस बार उसकी चाल धीमी थी, आवाज में कठोरता नहीं थी। कुछ फाइलें बंद करनी है, उसने कहा। बेटा बाहर आया, बिना घबराए, बिना नजरें चुराए। अर्जुन पीछे खड़ा रहा, जैसे गवाही देने आया हो। बात ज्यादा लंबी नहीं चली, कुछ दस्तखत हुए, कुछ कागज फटे, और पहली बार उस आदमी ने चौखट से बाहर जाते हुए सिर झुकाया। शायद उसने भी समझ लिया था कि कुछ घर कानून से नहीं, इंसान से चलते हैं। रात को शारदा देवी ने अर्जुन से कहा, तू कहीं नहीं जाएगा ना? अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस दिए की ओर देखा और सिर हिला दिया। उस एक इशारे में उसने खुद को इस घर के हवाले कर दिया। बेटा दूर बैठा ये सब देख रहा था। उसके भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ा। वो समझ गया कि घर सिर्फ खून से नहीं बनता, कुछ रिश्ते इंतजार से जम लेते हैं। उसी रात उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली, शहर के कपड़े बाहर निकाले और गांव के पुराने कुर्ते पहन लिए, जैसे शरीर के साथ साथ मन भी अपनी जगह ढूंढ रहा हो। बाहर आंगन में हवा चली, नीम के पत्ते सरसराए, और अर्जुन को लगा जैसे प्रभात बाबू कहीं पास खड़े मुस्कुरा रहे हों, बिना दिखे, बिना बोले, बस संतुष्ट। कुछ दिन बाद गांव के बच्चों ने फिर से इस घर में खेलना शुरू किया। उनकी हंसी दीवारों से टकराकर लौट आई, और शारदा देवी ने पहली बार आंखें बंद करके वो आवाज सुनी, बिना दर्द के, बिना कसक के, जैसे स्मृति अब बोझ नहीं, आशीर्वाद बन गई हो। अर्जुन रात को अक्सर दिया देर तक जलाए रखता, अब किसी के लौटने के लिए नहीं, बल्कि किसी के भीतर रास्ता खुला रहे इसलिए। और उसी रोशनी में उसे पहली बार लगा कि उसके भीतर का अंधेरा अब डर नहीं रहा, वो सिर फरियाद बन गया है। बाहर एक दिन बारिश हुई, अचानक, तेज, और आंगन में पानी भर गया।
बेटा और अर्जुन दोनों मिलकर पानी निकालने लगे, हंसते हुए, भीगते हुए, और उस हंसी में कोई अपराध नहीं था, बस वर्तमान था। शारदा देवी उन्हें देखती रही, आंखों में एक अजीब सा सुकून लिए, जैसे जीवन ने उन्हें बता दिया हो कि जो चला गया उसने भी अपना काम पूरा कर दिया, और जो रह गए उनके हिस्से में अब सिर्फ आगे का रास्ता है, खुला, डर से थोड़ा खाली, उम्मीद से थोड़ा भरा, और उसी उम्मीद के साथ ये घर बिना किसी दरवाजे के अपने अंतिम अध्याय की ओर नहीं, बल्कि अपनी सबसे शांत शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। जैसे कोई पुरानी भूल आखिरकार माफ कर दी गई हो, बिना शब्दों के, बस समय की रजामंदी से। और उसी रजामंदी के साथ एक सुबह ऐसी आई जो किसी घोषणा के बिना आई, न तेज धूप थी न घनी बदली, बस हल्की सी रोशनी जो आंगन में ऐसे फैल रही थी जैसे कोई बहुत पुरानी बात अब विरोध नहीं कर रही हो। अर्जुन दिए के पास बैठा था, जो अब बुझा हुआ था, लेकिन उसकी कालिख दीवार पर अब भी एक हल्का सा निशान छोड़ गई थी, जैसे ये याद दिलाने के लिए कि रोशनी कभी गई नहीं थी, बस थक कर रुकी थी। शारदा देवी तुलसी के पास बैठी इन पत्तों को सहला रही थी, और उनके चेहरे पर पहली बार कोई इंतजार नहीं था। बेटा पास ही बैठा मिट्टी में उंगलियां चला रहा था, बिना किसी अपराध बोध के, बिना भविष्य की घबराहट के, जैसे उसने मान लिया हो कि जीवन का सबसे बड़ा दंड भटकना नहीं बल्कि देर से समझना होता है। गांव जाग चुका था, लेकिन इस घर में कोई हलचल नहीं थी, क्योंकि अब यहां साबित करने को कुछ बचा नहीं था। अर्जुन उठा और घर की चौखट पर खड़ा हो गया। वो चौखट जो कभी सीमा थी, अब बस एक याद थी। उसने बाहर देखा, सड़क वही थी, लोग वही थे, पर उसके भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। शारदा देवी ने बहुत धीमे से कहा, दरवाजा कभी बनवाना मत। अर्जुन ने पलटकर देखा, उनकी आंखों में डर नहीं था, बस भरोसा था। अगर कोई डर लेकर आए, उन्होंने आगे कहा, तो उसे बैठने की जगह देना। बेटा ये सुन रहा था, उसने सिर झुकाया, जैसे किसी मौन व्रत को स्वीकार कर रहा हो। उस पल अर्जुन को लगा कि ये घर अब किसी व्यक्ति का नहीं रहा, ये एक विचार बन चुका है, एक ऐसी जगह जहां गलती के बाद भी लौटने की इजाजत होती है, जहां डर को बाहर नहीं बल्कि भीतर बैठाकर समझा जाता है। शाम को अर्जुन ने दिया फिर जलाया, लेकिन इस बार सिर्फ एक पल के लिए, फिर उसे बुझा दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि हर रात रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी ये जान लेना काफी होता है कि अंधेरा अब दुश्मन नहीं रहा। शारदा देवी ने आंखें बंद की, हवा चली, नीम के पत्ते हिले, और कहीं बहुत भीतर कोई पुरानी गांठ खुल गई, बिना आवाज के, बिना दर्द के, जैसे किसी पुराने अपराध को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। और बिना दरवाजों वाला वह घर जो कभी डर की वजह बना था, अब शांति की आदत बन चुका था। ऐसा घर जो बाहर नहीं, भीतर खुला रहता है, ताकि जो भी टूट कर आए वो खुद को जोड़ता हुआ लौट सके। अगर ये कहानी आपकी नींद के पास तक आई हो, तो अब उसे यही छोड़ दीजिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस सांस